बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि डेटाबेस 6 का है उसका लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम DBMS के मुतल्लिक जानेंगे कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डेटाबेस की बात की। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कलेक्शन है इंटर रिलेटेड टेबल्स का, इंटर रिलेटेड डाटा स्ट्रक्चर्स का। और DBMS क्या है? DBMS का मतलब है वो सॉफ्टवेयर, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम डेटाबेस बनाते भी हैं, डेटाबेस से रिलेटेड काम भी करते हैं, उसको हम कहते हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये डेटाबेस को मैनेज करने का एनवायरनमेंट है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट, अपनी डेटाबेस को स्टोर करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए, यानी उसमें चेंजेस करने के लिए जिस चीज़ को, जिस सॉफ्टवेयर को, जिस एनवायरनमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है जी शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी का क्या मतलब है? हम जानते हैं कि हम जो डेटाबेसेस हैं उनको बनाते क्यों हैं। हम उनको इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो एक जगह पर पड़ा हुआ हो और एक से ज्यादा लोग उसको एक टाइम पर यूज कर रहे हों। इसी फीचर को जो है वो शेयरेबिलिटी कहा जाता है, कि हमारा जो डाटा है वो एक जगह पर पड़ा हुआ है, किसी एक जगह पर, और डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्रोसीजर्स उसको वर्चुअली एक्सेस कर रहे हैं और एट द सेम टाइम जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे किसी स्टूडेंट्स का जो कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम है, उस कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को एक टाइम पर टीचर्स भी एक्सेस कर रहे हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर रहा है, हो सकता है स्टूडेंट के पेरेंट भी उसको एक्सेस कर रहे हों। इसको कहते हैं शेयरेबिलिटी, कि इसमें शेयर होने की सहूलत होती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास अवेलेबिलिटी का है। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी का मतलब है कि राउंड द क्लॉक 24/7 हमारा जो डेटाबेस है उसको अप रखना होता है, उसको अवेलेबल रखना होता है। ये कोई दुकान नहीं है जो शाम को बंद कर दी जाएगी, ये डेटाबेस है। 24 आवर इसको क्या रहना चाहिए? अवेलेबल रहना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी इसका क्या एक मेन ऑब्जेक्टिव है, कि आपका जो डाटा है वो एक्सेसिबल हो यूजर्स को, हर टाइम उनको आना ना पड़े, वो ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकें। आप आजकल की अपना जो एनवायरनमेंट है उसको चेक कर लें कि आपके पास ई कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स स्टोर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट्स जो नई नई खुल रही हैं वो बहुत पॉपुलर हो रही हैं, कि लोग अब जो है वो घरों में शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं। तो अगर उनको वो डाटा जो है वो हर टाइम अवेलेबल नहीं होगा तो वो किस तरह से उसको जो है वो मैनेज कर सकेंगे। तो ये दूसरा इसका मेन फीचर है। इसके बाद जो मजीद फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस का जो DBMS का जो फीचर है वो हमारे पास है इवॉल्वेबिलिटी। इवॉल्वेबिलिटी का क्या मतलब है? इवॉल्व होने का मतलब होता है इर्तिका का प्रोसेस। इवॉल्व होना, आपको टाइम के साथ साथ चेंज होते रहना, जो नए नए ट्रेंड्स आते हैं उनके साथ एडजस्ट होने की जो है वो सहूलत होना। तो हमारी जो डेटाबेसेस होती हैं उनके अंदर जो है वो ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकती हैं, वो अपने आप को ग्रो कर सकती हैं। DBMS के अंदर क्या हमारे पास एबिलिटी है कि वो चेंज कर सकती हैं, अपने आप को ग्रो कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू यूजर नीड्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। कि जो टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती जा रही है, हमारा ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये अपने आप को क्या कर रहा है? इवॉल्व कर रहा है। ये बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बस ये जो चीज़ बना दी गई है इसके बाद इसमें चेंज नहीं हो सकता। इसकी एग्जाम्पल्स में आप फेसबुक लें, कि फेसबुक आपके पास जब ये स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर कितने लिमिटेड फीचर्स थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको इवॉल्व करते जा रहे हैं, उसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड्स। वॉल का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया प्रोफाइल के बाद, उसके बाद वो गेम्स के साथ इंटीग्रेट करवाते हैं आपको, फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के साथ आपको इंटीग्रेट, ई कॉमर्स स्टोर्स के साथ। यानी कि जो यूज़र की नीड्स बढ़ रही हैं उनका डेटाबेस भी क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। इसको कहते हैं ये इर्तिका का प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस चेंज का प्रोसेस है, कि जो आपके एडवांस टेक्नोलॉजीज की नीड बढ़ेगी, यूजर की नीड्स बढ़ेंगी, तो आप क्या करते जाएंगे? अपने डेटाबेस को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है जी डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा का कंसिस्टेंट होल कंप्लीट होना, इसको हम कहते हैं ये डाटा इंटेग्रिटी है। वो कहते हैं जी डाटा चूंकि एक से ज्यादा यूजर्स के दरमियान शेयर किया जाता है, शेयर अमंग मल्टीपल यूजर्स,
इसलिए उसकी जो एडुकेट इंटेग्रिटी है उसके लिए हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए या पड़ते हैं कि जी ये जो डाटा है ये एक से ज़्यादा लोगों में शेयर हो रहा है तो वो ठीक रहे, होल रहे, कंप्लीट रहे, उसके अंदर चेंजेस करते हुए भी एहतियात की जाती है, लोगों को लिमिट किया जाता है कि इतनी चेंज आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि हम जो व्यू का कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर देखेंगे आगे जाके कि व्यू क्या होते हैं, हम हर पर्सन को लिमिट कर देते हैं कि वो उससे ज़्यादा उसके अंदर चीज़ चेंज नहीं कर सकता। जब वो उससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकेगा तो इंटेग्रिटी हमारी कायम रहेगी। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस। इंटेग्रिटी बेसिकली होती है डाटा का होल होना, कंप्लीट होना, कंसिस्टेंट होना, करेक्ट होना। तो यहाँ पर जी ये भी इसका क्या है, एक फीचर है, का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स हैं डीबीएमएस के कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या चीजें हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। फीचर्स में सबसे पहले वो हमें प्रोवाइड करता है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या है? हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो डाटा की डेफिनेशंस हैं, वो हमने अपने डाटाबेस में कहीं पर तो स्टोर करनी है, तो वो जिस जगह पर स्टोर की जाती हैं उसको हम कहते हैं कि हमारे पास डाटा डिक्शनरी। सम डेटाबेसेस हैव अ डाटा डिक्शनरी, अ प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट दैट स्टोर्स, प्रोसीजर्स का वो डॉक्यूमेंट जो क्या करता है जी, स्टोर करके रखता है अपने अंदर डेफिनेशंस को या डिस्क्रिप्शंस को, स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। एक डेटाबेस का जो के अंदर जो डाटा है उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि टेबल्स हैं सिंपल, उनके जो प्रोसीजर्स हैं, उनके जो डेफिनेशंस हैं वो अपने अंदर क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये डाटा डिक्शनरी है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी डाटाबेस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं जिनको एक्सप्लेन करने की आपको वहां पर जरूरत है, तो वो जो चीजें हैं वो हम कहां पर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हम डाटा डिक्शनरी के अंदर। कि अगर किसी चीज को वहां किसी यूजर को समझ नहीं आ रही कि फलां चीज का क्या मतलब है, तो वहां से जाकर उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो देख सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है डीबीएमएस का जो हमें प्रोवाइड करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होती हैं? आपने कभी यूटिलिटी स्टोर का नाम सुना होगा। यूटिलिटी स्टोर क्या है? सहूलियाती स्टोर। तो यूटिलिटीज क्या है? सहूलियाती प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स जो आपकी डेटाबेस को डिफरेंट सहूलतें देते हैं डिफरेंट काम परफॉर्म करने के लिए, उनको हम कहते हैं ये क्या हमारे पास यूटिलिटीज। सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मेंटेन द डेटाबेस बाय मैनिपुलेटिंग द डाटा रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स, सम प्रोग्राम्स आल्सो यूज्ड फॉर बैकअप एंड रिकवरी। ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स ही होते हैं जो हम बैकअप और रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और मतलब डेटाबेस के साथ जितने भी एक्स्ट्रा काम हमने करवाने होते हैं वो हम यूटिलिटी प्रोग्राम जो है उसके साथ अटैच करवाते जाते हैं और वो उसको जो है वो परफॉर्म करता चला जाता है। कुछ नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो नेक्स्ट बोर्ड पे अवेलेबल हैं। चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो इसका है कि क्यूरी लैंग्वेज। डीबीएमएस जो आपको एक बहुत बड़ा फीचर, बहुत बड़ी सहूलत देता है, वो हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज की है। क्यूरी लैंग्वेज क्या है? इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। अब ये क्यूरी क्या करती है? हमारे पास जो डेटाबेस ऑलरेडी स्टोर है उस डेटाबेस से हम क्यूरीज कर सकते हैं, हम उस डेटाबेस में डाटा भेज सकते हैं क्यूरीज के जरिए, हम उस डेटाबेस से डाटा मंगवा सकते हैं क्यूरीज के जरिए, हम उसमें चेंज कर सकते हैं, हम उस डाटा को डिलीट कर सकते हैं। यानी कि क्यूरी लैंग्वेज है, हमें क्यूरी करने की, क्वेश्चन करने की डेटाबेस को सहूलत देता है कि हम डेटाबेस के अंदर टाइप करके जो क्यूरी है वो लिखते हैं और उस क्यूरी की मदद से जो है वो हम डाटा के अंदर क्या करते चले जाते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, डाटा को देख भी सकते हैं, नया डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास क्या है? क्यूरी लैंग्वेज। नॉर्मली एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल स्ट्रक्चर्स। वो कहते हैं जी किस लिए यूज की जाती है? पहला काम क्या है इसका? टेबल्स क्रिएट करना। दूसरा काम क्या है इसका? डाटा एंटर करना, इंसर्ट करने के लिए यूज की जाती है। तीसरा काम इसका है डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को अपडेट करना, सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को। उसके बाद है जी बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, किसी क्राइटेरिया के बेस पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक डेटाबेस है जो कि कॉलेज की है और उस डेटाबेस के अंदर से मैं चाहता हूं कि मेरे पास आईसीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सारे के सारे मुझे सामने नजर आ जाएं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं वहां पर एक क्यूरी टाइप करूंगा। मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू आईसीएस। अब आईसीएस के सारे स्टूडेंट्स मुझे नजर आ जाएंगे। हो सकता है कि हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट्स हों और उसमें से आईसीएस के सिर्फ 20 स्टूडेंट हों। अब मैंने उसको क्राइटेरिया दिया था कि मुझे कौन से स्टूडेंट चाहिए सिर्फ आईसीएस के, तो वो उस आईसीएस के क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे 20 स्टूडेंट्स लाकर मुझे वर्चुअली डाटा जो है वो उसका शो करवा देगा।
ये क्यूरी लैंग्वेज की पावर है। हम इसको, ये तो मैंने सिंपल सा क्राइटेरिया दिया है, हम इसको मल्टीपल क्राइटेरियाज भी दे सकते हैं कि जी उनकी क्लास ICS हो लेकिन उनका सेक्शन ये हो, हाँ उनकी क्लास ये हो लेकिन उनके नाम ये हो, या मैं चाहता हूँ जी कि मेरे पास 1000 स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ते हैं किसी क्लास के अंदर, किसी सेक्शन उसके अंदर, कैंपस के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि इन 1000 स्टूडेंट्स के अंदर से वो स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ जाएं जिन स्टूडेंट्स ने फीस जमा नहीं करवाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर क्यूरी लैंग्वेज की मदद से क्यूरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी इज इक्वल टू अनपेड, जिनकी फीस अनपेड है, तो जिसका स्टेटस अनपेड होगा, 0 होगा, वो वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे नजर आ जाएंगे। ये पावर है हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज की, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की। क्योंकि जब हम आपको डेटाबेस सिखा रहे होते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे MS एक्सेल है, तो फिर हम इसके अंदर काम क्यों कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है SQL उसके अंदर काम करने का, कि आप इसकी मदद से जो है वो अपने डाटा जो है उसको मैनिपुलेट करवा के लेके आ सकते हैं। इवन हम क्यूरीज को मल्टीपल टेबल से भी एक टाइम पर लेकर आ सकते हैं कि फलां टेबल के अंदर से फलां चीज उठा लो, फलां टेबल के अंदर से फलां चीज उठा लो, फलां टेबल के अंदर से फलां चीज उठा लो, बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसमें हमारे पास जो डिफरेंट क्यूरीज हैं वो हमारे पास सेलेक्ट की क्यूरी है जो डाटा लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डाटा रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सिलेक्ट करने के लिए। डिलीट की क्यूरी है जो डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्रिएट की क्यूरी है जो टेबल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अपडेट जो है किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना अगर मकसूद हो, और इंसर्ट की क्यूरी जो है वो डाटा को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बड़ा पावरफुल फीचर है वो है रिपोर्ट जनरेटर। अब ये रिपोर्ट जनरेटर बड़ी मजेदार चीज है। इवन एक नॉन प्रोफेशनल आदमी, एक नॉन टेक्निकल आदमी जिसको चीजों का नहीं आइडिया, वो भी एक डेटाबेस से रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। किस तरह से कर सकता है? इस फीचर को इस्तेमाल करके, कि डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट जनरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से वो हमसे पूछता जाता है जी आपको किस तरह की रिपोर्ट बनानी है इस डेटाबेस के अंदर से, तो उसके सिर्फ पैरामीटर्स को सिलेक्ट किया जाता है और उसकी बेस पर हमें क्या नजर आ जाती है, रिपोर्ट नजर आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे स्टूडेंट की रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूं कि जी जो सेशन 2020 में पढ़ता है, 2020 में पढ़ता है, उसकी क्लास सेकेंड ईयर है, उसका सेक्शन जो है, उसकी क्लास सेकेंड ईयर है, उसका सेक्शन जो है वो P13 है फॉर एग्जांपल, और P13 में उसकी जो परसेंटेज है मार्क्स की वो 50% से कम है, तो मैं ये पूरा क्राइटेरिया दे सकता हूँ। अब ये पूरा क्राइटेरिया रिपोर्ट जनरेटर के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस में वो हमसे पूछता चला जाएगा। हम ड्रॉप डाउन में या जिस तरह भी हम उसको डिज़ाइन करते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे तो रिपोर्ट हमारे सामने शो हो जाएगी। ये आप इवन मोबाइल की जो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो मोबाइल की ऐप्स जो है जब आप उनसे रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं तो वो भी आपसे पूछते हैं हाँ जी कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक का आप डाटा जो है वो देखना चाहते हैं। तो वो बेसिकली रिपोर्ट जनरेटर होता है जो आपसे पूछता है, डेट्स का पूछता है, क्राइटेरिया पूछता है कि जी आप सिर्फ वही ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं जो आपने की हैं, या वो भी देखना चाहते हैं जो आपको आई हैं, या फिर वही ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं जो इस अमाउंट से ऊपर की हैं या नीचे, यानी कि ये सारे क्राइटेरियाज आप देते हैं और आपके पास रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाती है। तो ये बहुत पावरफुल फीचर है DBMS का। इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड, क्योंकि डेफिनेटली जो रिपोर्ट हम ऑन स्क्रीन निकालेंगे उसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस, द रिपोर्ट फॉर्मेट कैन बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो पहले से स्पेसिफाई हुआ होता है कि इसके हेडर में ये चीज़ें लिखी होंगी, इसके फुटर में ये चीज़ें लिखी होंगी, हेडिंग इस तरह की होगी, स्टाइल इस तरह का होगा, उसमें बुलेट्स अगर लगाएंगे तो किस तरह से आएंगी, उसमें टेबल लगाएंगे तो किस तरह से आएंगी। इसको हम कहते हैं ये क्या हमारे पास रिपोर्ट जनरेटर है, इसमें हमारे पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट पहले से मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर हमारे पास है वो है एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस जो है ये आपको सिक्योरिटी फ्राहम करती है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, वो आपको डिफरेंट प्रिविलेजेस असाइन कर सकता है डिफरेंट यूजर्स को। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज की डेटाबेस के अंदर वो असाइन कर देता है जी कि जो टीचर्स हैं वो ये स्पेसिफिकली 3 काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, या जो आपके एग्जामिनेशन वाले हैं, एग्जामिनेशन स्टाफ है, वो ये काम कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, या आपका जो एडमिशंस का स्टाफ है वो ये काम कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डाटा सेम है लेकिन उसके ऊपर हम प्रिविलेजेस असाइन कर रहे हैं कि कोई काम कर सकता है, कोई दूसरा बंदा जो है वो ही वाला काम जो है वो नहीं कर सकता। ये इनको हम कहते हैं ये हम राइट्स असाइन कर रहे हैं यूजर्स को। इन्हीं राइट्स की वजह से
अगर आप नोट करें तो आप फेसबुक जब ओपन करते हैं तो फेसबुक जिस तरह से आपको नजर आती है, आपके पास उसके राइट्स और हैं अपनी वॉल के, अपनी प्रोफाइल के, उस तरह से दूसरे लोगों को नजर नहीं आती। इवन आप वो राइट्स जो हैं वो खुद से सेट भी कर लेते हैं। आपको उन्होंने ये भी सहूलत दी हुई है कि आप सेट कर लेते हैं कि मेरी वॉल फ्रेंड्स को इस तरह की नजर आए, अदर पीपल्स को इस तरह की नजर आए। तो ये राइट्स हैं जो आप असाइन कर रहे होते हैं, और यही वाले राइट्स हमारा डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी असाइन करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो है वो बैकएंड एंड रिकवरी का फीचर है। बैकअप एंड रिकवरी का फीचर क्या है जी? हम डेटाबेस डीबीएमएस के एनवायरनमेंट में डेटाबेस का क्या लेते रहते हैं? बैकअप लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। और फिर अगर खुदा ना खास्ता हमारी डेटाबेस को कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमें उस बैकअप की जरूरत पड़े, तो हम उससे डाटा जो है वो रिकवर भी कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास डीबीएमएस के फीचर्स हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, मैनेज करते हैं। उसके हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे और उसके हमने फीचर्स देखे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।